तो दोस्तों हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि एक तरफ जहां पर ईरान भारत सहित दुनिया भर के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर चुका है रेड सी में। इवन रेड सी को छोड़ दीजिए, पूरे मेडिटेरियन सी में इस समय ईरान द्वारा किसी भी रैंडम शिप के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और उन्होंने खुली धमकी दी है कि जब तक इजराइल गाजा के अंदर अपनी कार्रवाई बंद नहीं करता तब तक इस तरह की कार्रवाइयां हम भी मेडिटेरियन सी में करते रहेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये जो रूट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस तरह के क्राइसिस की वजह से दुनिया भर की चीजों के भाव बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि क्रूड ऑयल भी इसी माध्यम से आता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी लगातार बढ़ रही है। इवन 2 महीनों में सबसे ज्यादा इसी सप्ताह क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी। इसके साथ साथ भारत के बिल्कुल तटवर्ती इलाकों में एक जहाज को मार गिराया जाता है। उसके बाद अमेरिका का पेंटागन यहाँ तक की रिपोर्ट देता है कि इसके पीछे ईरान है। हालांकि भारतीय नौसेना द्वारा इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी ईरान का नाम शामिल नहीं था। तो अल्टीमेटली भारत की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि जो भारत के तट पर हमला हुआ है जहाज के ऊपर, वो ईरान द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि भूमध्य सागर में इस समय ईरान खासी परेशानियां जनरेट कर रहा है दुनिया भर के देशों के लिए और इसी की वजह से ईरान के खिलाफ एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जिसमें अमेरिका लीड कर रहा है और बाकी 9 उसके सहयोगी देश हैं। इसी बीच खबर निकल कर ये आ जाती है कि ईरान की नौसेना को इसी दौरान 2 नई क्रूज मिसाइलें दी जाती है, जिसमें एक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तो दूसरी की क्षमता 100 से लेकर 2000 किलोमीटर है। तो अल्टीमेटली भूमध्य सागर में ईरान कोई और बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। तो अल्टीमेटली इस समय सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ईरान के ऊपर दबाव बनाकर उसे इन सब चीजों के लिए रोका जाए और इसके साथ साथ हुतियों को भी वो मदद ना कर पाए, इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब के दौरान ईरान के खिलाफ यूएन में एक महत्वपूर्ण रेजुलेशन आता है और ये रेजुलेशन ह्यूमन राइट से जुड़े हुए थे और ये दुनिया भर के उन देशों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था जो कि भूमध्य सागर में जो परेशानियां जनरेट कर रहा है ईरान, उसको लेकर ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ये प्रस्ताव आता है उसके तत्काल बाद चाइना और रशिया वीटो कर देते हैं। तो अल्टीमेटली प्रस्ताव तो गिर ही गया था क्योंकि इनके पास वीटो के लिए 2 देश मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा आश्चर्य सबको तब हुआ जब भारत भी इस रेजुलेशन के खिलाफ खड़ा हो गया और ईरान के पक्ष में वोट किया, जबकि इस तरह की किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में काफी कोशिशें करी कि भारत और ईरान के बीच में फ्रिक्शन आ जाए, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। इस रेजुलेशन के पक्ष में टोटल 78 वोट्स पड़े, तो वहीं पर 30 देश इसके खिलाफ थे जिसमें भारत भी एक था। अब ये जो रेजुलेशन लाया गया था ह्यूमन राइट के मामले को लेकर, तो इसके लिए आधार बनाया गया था रिलीजियस फेथ और फ्रीडम को लेकर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ईरान में एक कम्युनिटी है जिसे बहाई कम्युनिटी कहा जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर इस कम्युनिटी की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पर इन्हें अंतिम संस्कार की भी मंजूरियां नहीं दी गई है। इसके साथ साथ ये लोग अपने रिलीजियस प्लेसेस को प्रॉपर बिल्ड नहीं कर सकते, अपने फेथ को फॉलो नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ इनके खिलाफ अन्य कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं। तो इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर ईरान के खिलाफ ये रेजुलेशन लाया गया, लेकिन वो रेजुलेशन बुरी तरह से गिर जाता है और बड़ी बात देखने के लिए ये मिलती है कि भारत इस रेजुलेशन के खिलाफ और ईरान के फेवर में खड़ा था। तो अल्टीमेटली पिछले कुछ समय से लगातार जो चीजें चल रही थी कि शायद अमेरिका के पक्ष में आकर ईरान के खिलाफ भारत खड़ा हो जाएगा, तो वो चीजें तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में एक और रेजुलेशन लाया गया था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, तो यहाँ पर भी भारत द्वारा अपना पुराना स्टांस रखा गया और रशिया को मौन समर्थन यहाँ पर भी भारत ने दिया है और भारत के द्वारा इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया गया और अब्सटेंस रहकर अपना मौन समर्थन एक तरह से रशिया को दे दिया। तो अल्टीमेटली भारत का स्टांस वाकई में थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर था, क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं कि ईरान भी भारत के ऊपर बेवजह प्रेशर बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दुबई के अंदर भारत के ऑफिशियल्स के साथ कुछ क्रूड ऑयल के बड़े ट्रेडर्स द्वारा बातचीत की गई थी और इस दौरान इन्होंने ईरानियन तेल भारत को ऑफर किया था, ठीक उसी वे में जिस वे में ये लोग चाइना को दे रहे हैं, यानी मलेशियन तेल के मिश्रण के तौर पर। उसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट भी इन्होंने ऑफर किया था, लगभग $20 पर बैरल के हिसाब से, और कुल मिलाकर भारत के लिए वो काफी ज्यादा सूटेबल ऑफर था। लेकिन इसराइल हमास वॉर को देखते हुए और इसराइल के साथ हमारे संबंधों को देखते हुए भारत ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया था। इसी बात से ईरान काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि ईरान को वैसे भी भारत की वो बात सही नहीं लगी जिसमें भारत द्वारा इसराइल के ऊपर हुए आतंकी हमले को तत्काल कंडेम किया था और आज तक भारत उस स्टांस पर बना हुआ है। इसके अलावा ईरान नहीं चाहेगा कि भारत
भारत और ज़्यादा इसराइल को समर्थन करे। इवन ईरान इस समय ऐसी कोशिशें कर रहा है कि अगर भारत का भी व्यापार बाधित कर दिया जाए तो भारत हर हाल में इन मुद्दों को लेकर इसराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और उसका इम्पैक्ट गाजा में देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब ईरान वाकई में हरकतें तो भारत के खिलाफ कर रहा है, लेकिन भारत ने एक जेस्चर दे दिया है ईरान को इस समय। इस स्टांस पर मैं अब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।